हेलो स्टूडेंट्स। तो अब बस एक लास्ट हमारा जो है सब्जेक्ट बच चुका है पोल साइंस। तो पोल साइंस को भी मैं जल्दी से आपको निकल कर देता हूँ। आप कॉपी लेके बैठिएगा और नोट करते जाइएगा जो मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ। सबसे पहले अगर हम बात करें पावर सेविंग से, जस्ट अ सेकंड। अगर हम पावर सेविंग से बात करें तो आपको सबसे पहले बेल्जियम और श्रीलंका का इतनी कॉम्बिनेशन बताना चाहिए कि बेल्जियम का इतनी कॉम्बिनेशन क्या है और श्रीलंका का इतनी कॉम्बिनेशन क्या है। दूसरा अगर हम बात करें तो आपको मेजोट्रिज्म याद रखना है, श्रीलंका में कैसे मेजोट्रिज्म को सेटअप किया गया था। तीसरा आप याद रखना है कैसे बेल्जियम ने अपने मॉडल को अडॉप्ट किया, एकोमोडेशन इन बेल्जियम पढ़ लीजिएगा। फिर चौथा जो है आपको पावर सेविंग का दो जो रीजन दिया हुआ है, मोरल रीजन और प्रूडेंशियल रीजन, आप दोनों पढ़ लीजिएगा। और लास्ट में जो है आपको पावर सेविंग के फॉर्म को पढ़ लीजिएगा। अगर ये 5 चीज पढ़ के जाते हैं तो पावर सेविंग से एक भी क्वेश्चन को छूटेगा नहीं। क्या फिर से बता देता हूँ, बेल्जियम और श्रीलंका का यूनिफॉर्म पोजीशन। श्रीलंका में मेजोट्रिज्म कैसे स्टैब्लिश हुआ, बेल्जियम ने कैसे एकोमोडेशन किया, बेल्जियम का जो मॉडल है जिसको उसने 4 बार चेंज किया वो पढ़ लीजिएगा। उसके बाद से आप पावर सेविंग का 2 रीजन पढ़ लीजिएगा, प्रूडेंशियल रीजन और मोरल रीजन। उसके बाद से आप जो पावर सेविंग के फॉर्म को पढ़ लीजिएगा, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, प्रेशर ग्रुप और आपका जो है सोशल ग्रुप। इसमें जो आपका लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी, ये जो है जिसे हम हॉरिजॉन्टल पावर सेविंग बोलते हैं, इसे हम लोग बैलेंस एंड चेक भी बोलते हैं। एग्जाम में कुछ आने वाला है, एकदम ध्यान दीजिएगा कि एक्सप्लेन द बैलेंस एंड चेक एंड व्हाई द पावर सेविंग इज कॉल्ड बैलेंस एंड चेक। तो ये ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहा हूँ। जो हम लोग पावर सेविंग देखते हैं कौन सा, तो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी। और आप भी जानते हैं कि ये जो है वो हॉरिजॉन्टल पावर सेविंग है। इसमें तीनों जो है इक्वल लेवल पे है, लेजिस्लेटिव का काम एग्जीक्यूटिव और इन दोनों का काम जो जुडिशियरी चेक करता है, इसीलिए हम इसे बैलेंस एंड चेक बोलते हैं। ये आप जरूर पढ़ के जाइएगा। उसके बाद हम बात करें फेडरलिज्म का, तो फेडरलिज्म में आपको सबसे पहले जो है वो पढ़ के जाना है कमिंग टुगेदर और होल्डिंग टुगेदर। कमिंग टुगेदर क्या है और होल्डिंग टुगेदर क्या है। दूसरा आपको पढ़ के जाना है फेडरलिज्म का जो फीचर्स पढ़ के जाना है, फेडरलिज्म का क्या क्या फीचर्स है। तीसरा इंडिया में जो 3 लिस्ट है, तीनों लिस्ट के बारे में जानना है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। चौथा आपको लैंग्वेज पॉलिसी, ये वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिया का लैंग्वेज पॉलिसी 22 ऑफिशियल लैंग्वेज में, किसी भी लैंग्वेज को हमने नेशनल लैंग्वेज नहीं बनाया है, वो आप पढ़ के जाइएगा। ठीक है, लैंग्वेज पॉलिसी पढ़ लीजिएगा। और पांचवा जो है वो आप डिसेंट्रलाइजेशन पढ़ लीजिएगा 1991। ये पावर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से लेकर लोकल गवर्नमेंट ट्रांसफर कर दिया गया था। ये 5 स्टेप पढ़ लीजिएगा, कमिंग टुगेदर, होल्डिंग टुगेदर, फेडरलिज्म का फीचर। इंडिया में 3 लिस्ट है, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। उसके पास लैंग्वेज पॉलिसी इंडिया का जो मैंने लिखा है, वेरी इंपॉर्टेंट। और आपका लास्ट जो है वो डिसेंट्रलाइजेशन, जो पावर को सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट से लेकर लोकल गवर्नमेंट को दे दिया गया था। इसमें 4-5 स्टेप भी लिखे पढ़ लीजिएगा। सीट रिजर्व कर दिया गया वुमेन के लिए, SC ST के लिए रेगुलर इलेक्शन कंडक्ट होंगे, या पढ़ लीजिएगा। अगला जो है हम बात करें पॉलिटिकल पार्टी, तो पॉलिटिकल पार्टी में आप रिफॉर्म और पॉलिटिकल पार्टी का चैलेंजेस। आपको देखो ये दोनों इस बार कोई एक सेट में दोनों में से कोई रहेगा, या तो ये चाहिए रहे पॉलिटिकल पार्टी में, या तो चैलेंजेस या तो रिफॉर्म आने ही वाला है इस बार कोर्ट में। तो आप जरूर पढ़िएगा कि पॉलिटिकल पार्टी के में क्या क्या रिफॉर्म किए गए और पॉलिटिकल पार्टी को किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। इससे मैं बस यही 2 क्वेश्चन गेस करूंगा पॉलिटिकल पार्टी से, और हमें 100% श्योर हूं ये पक्का आ जाएगा, या तो पॉलिटिकल पार्टी का रिफॉर्म आए या तो पॉलिटिकल पार्टी का चैलेंजेस आए। क्या क्या बदलाव किया जाना चाहिए पॉलिटिकल पार्टी में, जैसे कि जो MP और MLA जिस पॉलिटिकल पार्टी से जीत जाते हैं उसको बाद में चेंज करते हैं, उसको रोका गया। जितने भी कैंडिडेट हैं उनको अपना एफिडेविट देने के लिए कहा गया, पॉलिटिकल पार्टी को रजिस्टर मेंटेन करने के लिए कहा गया। ये आपका रिफॉर्म है। क्या चैलेंजेस है, तो डायनेस्टिक सक्सेशन के बारे में बात किया गया है, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी के बारे में बात किया गया है, मंगी और मसल पावर के बारे में बात किया गया। तो इन दोनों को जरूर पढ़ जाएगा, यही दोनों आपके एग्जाम में आने वाले हैं। अगला बात करें हम लोग जेंडर, रिलीजन और कास्ट के बारे में। इसमें आपको पढ़ के जाना है रोल ऑफ वुमेन इन पॉलिटिक्स, वुमेन का रोल क्या है पॉलिटिक्स में। इसमें आप नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023, वुमेन रिजर्वेशन एक्ट 2023 पढ़ रहिएगा। उसके बाद गांधी जी का जो स्टेटमेंट दिया गया है कि हम रिलीजन को और पॉलिटिक्स को सेपरेट नहीं कर सकते, वो आप पढ़ जाइएगा, एग्जाम में आएगा। जो मैं कैसे कर रहा हूँ, जो वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आने ही वाला है बोर्ड एग्जाम में, वो है कि इंडिया जो है एक सेकुलर कंट्री क्यों, वाई इंडिया इज सेकुलर कंट्री, वो आप पढ़ के जाइएगा। क्योंकि हमारे यहाँ किसी भी रिलीजन को हम लोग नेशनल रिलीजन नहीं बोले हैं, हम लोग किसी भी धर्म में कोई भेदभाव नहीं करते। और एक सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो पढ़ लाना है आपको कि मॉडर्न इंडिया में जो कास्ट सिस्टम है वो चेंज हो रहा है। इसके पीछे कारण क्या है,
लिटरेसी रेट बढ़ रहा है, लोग गांव से शहर आ रहे हैं, लोग जो है अब वो मॉडर्न हो रहे हैं। इन सब कारणों से इंडिया में जो कास्ट सिस्टम को चेंज हो रहा है। एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा, व्हाई कास्ट सिस्टम गोज अंडर ग्रेट चेंज इन मॉडर्न इंडिया, ये आप पढ़ते रहिएगा। और जो आपका लास्ट चैप्टर है आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी, उससे तो बाद बस आपको ये 5 चीजें याद रखना। पहला, अकाउंटेबल, लेजिटिमेट, ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट, ट्रांसपेरेंसी है, और रिस्पॉन्सिव। बस ये आप पढ़ लेंगे कि चैप्टर तो बहुत आसान है। हाँ, एक और कि डेमोक्रेसी जो है वो बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्यों, व्हाई डेमोक्रेसी बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो उसका 4-5 पॉइंट किताब में पहले पेज में पढ़ लीजिएगा। एंसरेबल का मतलब जब आप देखो गवर्नमेंट को हर चीज का जवाब देना पड़ेगा जो भी हो रहा है। लेजिटिमेट का मतलब लीगल, गवर्नमेंट हर चीज लीगल स्टेप से करेगी। ट्रांसपेरेंसी का मतलब सिटीजन और गवर्नमेंट की उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। और रिस्पॉन्सिव का मतलब गवर्नमेंट हर चीज पे रिएक्ट करे जो देश में हो रहा है। और डेमोक्रेसी अच्छा क्यों को आप पढ़ लीजिएगा। एक क्वेश्चन और आ सकता है कि डेमोक्रेसी इज गुड इन प्रैक्टिस बट नॉट इफेक्टिव, डेमोक्रेसी इज गुड इन प्रिंसिपल बट नॉट इफेक्टिव इन प्रैक्टिस। पढ़ने में, देखने में, सुनने में तो डेमोक्रेसी अच्छा है, लेकिन उसमें लोग प्रैक्टिस करते तो उतना इफेक्टिव नहीं। इसमें आपको डेमोक्रेसी के अच्छाई और बुराई दोनों लिखना है। डेमोक्रेसी टाइम टेकिंग है, लेंदी है, लंबा प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है, इसलिए इसमें डिसीजन जो है